इतिहास गवाह है कि साम्राज्य हथियारों से नहीं, भूगोल से हारते हैं। वियतनाम के घने जंगल हों या अफगानिस्तान के पथरीले पहाड़, महाशक्तियों के गुरूर को कुदरत ने ही कुचला है। और आज ईरान को स्टोन एज में वापस पहुंचाने वाले अमेरिका ने नक्शे पर ईरान की शायद उस ताकत को नजरअंदाज कर दिया जो उसे कुदरत ने नवाजी है। ईरान को तबाह करने, उसे जमींदोज करने के दावे दशक भर से गूंज रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान आज भी अंगद के पैर की तरह जमा हुआ है। ईरान सिर्फ ये नहीं कहता कि वो लड़ेगा, ईरान डंके की चोट पर यह कहता है कि जब तक हम मैदान में हैं, अमेरिका और इजराइल की जीत का दावा सिर्फ एक हसीन सपना है। तो ये ईरान का कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? आज कचहरी में ईरान का ये डेथ ट्रैप आपके सामने मैं डिकोड करूंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। तो ईरान की रीढ़ जो आज भी तनकर खड़ी है, उसके पीछे है एक रेड लाइन जो युद्ध के मैदान में पासा पलट देती है। ईरान का ये वो चक्रव्यूह है जिसे भेदना वॉशिंगटन के बस की बात नहीं। जरा याद कीजिए अफगानिस्तान की वो तस्वीरें जहां सुपर पावर अमेरिका के बख्तर बंद ट्रक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स को तालिबानी लड़ाकों ने गुरिल्ला वॉर में मिट्टी में मिला दिया था। आज ईरान की फौज उसी ट्रैप को एक हाईटेक लेवल पर ले जा चुकी है। अमेरिकी जवान अगर कदम रखते हैं तो उनके सामने सिर्फ एक फौज नहीं होगी, उनके सामने एक पूरा भूगोल होगा जो आग उगलेगा। ईरान के कमांडर्स ने अपने बॉर्डर के चारों तरफ 40 किलोमीटर की एक अदृश्य खूनी लकीर खींच दी है। और ये सिर्फ बॉर्डर नहीं है, ये एक स्वचालित डेथ जोन है। ईरानी सेना की रणनीति साफ है, दुश्मन अगर सीमा के 40 किलोमीटर के दायरे में आया तो वो लौटेगा नहीं बल्कि मारा जाएगा। ये वो मॉडर्न ग्रेड वॉरफेयर है जिसने पेंटागन की रातों की नींद उड़ा दी है। मॉडर्न वॉरफेयर और उस पर कुदरत का सुरक्षा कवच। याद करिए जरा, महाभारत में कर्ण की शक्ति, जिन्हें जन्म से कवच और कुंडल ऐसे मिले जिसे दुनिया का कोई अस्त्र शस्त्र नहीं भेज सकता था, तब तक जबकि कर्ण खुद उन्हें खुद से अलग ना कर ले। ठीक वैसे ही अभेद्य सुरक्षा कवच ईरान के पास उत्तर में अल्बोर्ज और पश्चिम में जाग्रोस की ऊंची पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं है, ईरान की साइलेंट मिसाइलों के घर हैं। और नीचे है वो पानी, पर्शियन गल्फ, जहां से गुजरने वाली दुनिया की हर धड़कन पर ईरान का कब्जा है। ऊपर पहाड़ों की दीवार, नीचे समंदर की गहराई। क्या वाकई कोई इस किले को फतह कर सकता है? देखिए ईरान के इस अभेद्य चक्रव्यूह की पूरी डिकोडिंग। क्या ईरान ने अपनी सीमा पर लक्ष्मण रेखा खींच ली है? क्या ईरान ने अपनी सरहदों पर छापामार युद्ध की तैयारी कर ली? क्या तालिबान की तरह ईरान में भी फंस जाएगा अमेरिका? मुज्तबा खामनेई का ऑपरेशन 40 किलोमीटर क्या है? ईरान की सरहद के पास कुछ दिन पुराना ये वीडियो अमेरिकी सेना को डरा सकता है। तालिबान युद्ध का ये वीडियो भी प्रेसिडेंट ट्रंप की नींद उड़ा सकता है। अगर जमीनी जंग हुई तो ईरान से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ सकती हैं, क्योंकि ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के लिए इसी तरह की तैयारी कर रखी है। ईरान कहता है कि उसकी ग्राउंड फोर्सेस पूरी तरह रेडी है। इसके अलावा IRGC की सेना भी अपने एसिमेट्रिक वॉरफेयर से अमेरिका को उलझा कर रखना चाहती है। सवाल है कि 40 किलोमीटर वाला सिस्टम आखिर है क्या? ये समझने के लिए आपको ईरानी कमांडर का बयान सुनना होगा। हमने अपने देश की सीमाओं के बाहर 40 किलोमीटर की एक लाल रेखा खींच दी है। ये आईसिस के दौर में शुरू की गई थी। हम किसी को भी ईरान बॉर्डर की तरफ आने नहीं देंगे, फिर चाहे वो आतंकी गुट हो या कोई और।
हमने स्पष्ट कर दिया है कि अगर वो इस 40 किलोमीटर के दायरे में कदम रखते हैं तो उन्हें ईरान की सेना के विनाशकारी जवाब का सामना करना पड़ेगा। हम अपनी सीमा के भीतर उनके आने का इंतजार नहीं करेंगे। हम सीमा पार जाकर उन्हें वहीं खत्म कर देंगे जहां वो खड़े होंगे। जाहिर है इस वक्त ये धमकी अमेरिका की तरफ इशारा करती है, उसके ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी का जवाब है। अब सवाल है कि ईरानी कमांडर आखिर कौन से 40 किलोमीटर वाले सुरक्षा घेरे की बात कर रहे थे। इसके लिए आपको ईरान के नक्शे पर नजर डालनी होगी, खासकर पूर्वी और पश्चिमी ईरान की तरफ। एक तरफ आपको इराक का बॉर्डर दिखेगा तो दूसरी ओर अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती ईरान की सीमा। दरअसल 40 किलोमीटर की रेड लाइन की कहानी मुंशिरिया और खानिकिन जैसे इलाकों से शुरू हुई थी। खानिकिन इराक के दियाला प्रांत में है और मुंशिरिया ठीक सीमा पर स्थित प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट। जब आईएसआईएस बगदाद की ओर बढ़ रहा था तब वो इसी इलाके के जरिए ईरान की सीमा के बेहद करीब आ गया था। इसी के बाद ईरान ने यहीं से अपनी फॉरवर्ड डिफेंस पॉलिसी लागू की, यानी दुश्मन का अपने घर आने तक इंतजार मत करो, बल्कि मुंशिरिया और खानिकिन जैसे इलाकों में उसे दफन कर दो। यही वजह है कि अब अगर अमेरिका या उसका कोई भी सहयोगी ईरान पर ग्राउंड अटैक की जरूरत करता है तो ईरान की तैयारी मुंशिरिया मॉडल पर आधारित हो सकती है। इसी थ्योरी को सपोर्ट करती ईरानी सेना की चीफ की बात सुन लीजिए। अगर दुश्मन जमीनी कार्रवाई करता है तो उनका एक भी सैनिक अपनी जान बचाकर नहीं भागना चाहिए। दुश्मन की गतिविधियों और कार्रवाइयों पर पल पल कड़ी सतर्कता बरती जानी चाहिए। दुश्मन पर सटीकता से नजर रखना और सही समय पर उनके आक्रमण के तरीकों का मुकाबला करने के लिए योजनाएं बनाना जरूरी है। ईरान की सरजमी पर उनके कदम पड़ने से पहले ही काट दिए जाएंगे। हमारे देश से युद्ध का साया हटना चाहिए। ईरानी कमांडर और आर्मी चीफ बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि अमेरिका के लिए ईरान पर जबरदस्ती हमला करना, उस पर कब्जा करना आसान नहीं है। ईरान को जकड़ने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ईरान का भूगोल यानी उसकी भौगोलिक स्थिति सुरक्षा कवच के तौर पर काम करती है। दरअसल ईरान एक प्राकृतिक किले जैसी स्थिति में है। तीन तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, चौथी तरफ समंदर और बीच में बंजर इलाका है। ये भौगोलिक स्थिति एक चक्रव्यूह की तरह है जो दुश्मन को उलझाए रखती है। ऐसे में ईरान को जीतना बेहद मुश्किल हो सकता है। ईरान के उत्तर में अल्बोर्ज पर्वतमाला है जो कैस्पियन सागर के समानांतर चलती है और ईरान की राजधानी तेहरान के ठीक उत्तर में स्थित है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में जाग्रोस पर्वतमाला है जो तुर्की और इराक की सीमा के साथ साथ लगती है। ईरान में कॉकेशस पर्वतों का दक्षिणी विस्तार है जिस पर सेना उतारना और ऑपरेशन करना बहुत ही मुश्किल है। ये पहाड़ करीब 1500 किलोमीटर तक फैले हैं और जहां तक ईरान की तटरेखा की बात है तो ये करीब 1300 किलोमीटर लंबी है, जिसका आधा हिस्सा फारस की खाड़ी से लगता है और पूर्व में ओमान की खाड़ी के किनारे है। अब अगर अमेरिकी सेना इराक की तरफ से आती है तो वहां से उसे इन उबड़ खाबड़ पहाड़ों को पार करना होगा, जहां भारी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां बेअसर हो जाती हैं। यहाँ गुरिल्ला युद्ध करना ईरान के लिए काफी आसान है, लेकिन अमेरिका कहता है कि अगर ईरान डील की टेबल पर नहीं आया तो सबक सिखाएगा। They have no anti-aircraft equipment. Their radar is 100% annihilated. We are unstoppable as a military force. The nuclear sites that we obliterated with the B-2 bombers have been hit so hard that it would take months to get near the nuclear dust, and we have it under intense satellite surveillance and control. If we see them make a move, even a move for it, we'll hit them with missiles very hard again. We have all the cards, they have none. It's very important that we keep this conflict in perspective. अमेरिका लाख दावे करे कि उसने ईरान की मिसाइल पावर खत्म कर दी, लेकिन कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरानी पहाड़ों की वजह से अमेरिका को मुश्किल होगी, क्योंकि टैंक और भारी मशीनें समतल जमीन पर तेज चलती हैं, मगर जाग्रोस और अल्बोर्ज की ढलानों पर ये आसानी से टारगेट हो सकते हैं। ईरान ने इन पहाड़ों के भीतर अपने मिसाइल और रडार सिस्टम छिपा रखे हैं। पहाड़ों की ऊंचाई रडार की रेंज बढ़ा देती है और दुश्मन के विमानों के लिए पहाड़ों के बीच उड़ना खतरनाक होता है। ईरान ने इन्हीं पहाड़ों को काटकर उनके अंदर अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज बनाई हैं। दावा है कि परमाणु हमले का भी इन पहाड़ों के भीतर छिपे बेसिस पर बहुत कम असर होता है। पहाड़ों के बीच से गुजरने वाले रास्ते बहुत सकरे हैं। ईरान की छोटी सी टुकड़ी भी यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी सेना को घंटों तक रोक सकती है, जैसे प्राचीन काल में
थर्मोपाइले के युद्ध में हुआ था। हमारी सैन्य क्षमता, शक्ति और साजो सामान के बारे में आपकी जानकारी अधूरी है। आप हमारी विशाल और रणनीतिक क्षमताओं के बारे में कुछ नहीं जानते। ये उम्मीद न करें कि अपनी रणनीतिक मिसाइलें, लंबी दूरी के आक्रामक और सटीक निशाना लगाने वाले ड्रोन और हमारे विशेष उपकरणों के उत्पादन केंद्र को नष्ट कर दिया है, क्योंकि ऐसी धारणाओं से आप केवल उस दलदल की गहराई को और बढ़ाएंगे जिसमें आपने खुद को फंसा लिया है। जिन केंद्रों को आपने निशाना बनाया है वो महत्वहीन है और हमारा रणनीतिक सैन्य उत्पादन उन स्थानों पर होता है जिनके बारे में आप पूरी तरह से अनजान हैं और जहां आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ईरान जानता है उसके पहाड़ बड़े से बड़े सुपर पावर मुल्कों के पसीने छुड़ा सकते हैं। ये कुदरत की वो अभेद दीवारें हैं जो ईरान को वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ देती हैं जिसे दुनिया की कोई भी सैटेलाइट या सुपर पावर जमींदोज नहीं कर सकती। इसीलिए ईरानी कमांडर्स खुलकर कहते हैं, दम है तो हमारी जमीन पर कदम रखकर दिखाओ। 2 पैर पर आओगे, 4 कंधों पर वापस जाओगे। आज दुनिया के डिजिटल पर्दे पर एक शब्द किसी डरावनी फिल्म के टाइटल की तरह तैर रहा था, स्टोन एज, पाषाण युग। गूगल पर इसे लाखों बार सर्च किया गया। ट्रंप की धमकी करोड़ों कानों तक पहुंची, जिसमें उन्होंने ईरान को आदम युग में धकेलने की बात की, जिस पर ईरानी जनरल ने सीधे शब्दों में अमेरिका को आईना दिखाते हुए कहा, होश की दवा खाओ अमेरिका। जिस देश का अपना इतिहास महज 250 साल का है, वो 6000 साल पुरानी सभ्यता को खत्म करने की बात करता है। जब हम ईरान की 6000 साल पुरानी सभ्यता की बात करते हैं तो ये केवल इतिहास की किताबों का कोई सूखा हुआ पन्ना नहीं है। ये उस पर्शियन प्राइड की बात है जिसने दुनिया को पहला साम्राज्य, पहला मानवाधिकार चार्टर और युद्ध की वो कला सिखाई जिसे आज भी सैन्य अकादमियों में पढ़ाया जाता है। ईरान के जनरल्स का इशारा साफ है, जब अमेरिका का वजूद मानचित्र पर उभरा नहीं था तब ईरान सूसा और पर्सेपोलिस जैसे शहरों से आधी दुनिया पर राज करता था। ये 6000 साल का अनुभव ही है जो ईरान को आज इस बात का हौसला देता है कि वो आधुनिक मिसाइल्स के आगे भी झुकेगा नहीं। उनके लिए युद्ध केवल जमीन की सुरक्षा नहीं बल्कि अपनी अस्मिता और अपनी पहचान को बचाने का एक पवित्र संकल्प है। ट्रंप जिसे पाषाण युग में भेजने की धमकी दे रहे हैं, वो देश सदियों से कई पाषाण युग देख चुका है। ईरान ने मंगोलों का आक्रमण झेला, सिकंदर की सेना का सामना किया और अरब के रेगिस्तानों से उठी लहरों को भी देखा। हर बार ईरान राख से किसी फिनिक्स की तरह उठकर खड़ा हुआ है। यही कारण है जब ट्रंप कहते हैं मार दूंगा, काट दूंगा, नक्शे से मिटा दूंगा, और मारे गए लीडर्स, आप सोचिए, हमले के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई मारे जाते हैं। ईरान सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी, खामेनेई के एडवाइजर अली शाम खानी, IRGC के चीफ मोहम्मद पाकपूर, रक्षा मंत्री अजीज नसीर जादे, आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मौसवी, बसीज फोर्स कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी। तो ये पूरी लीडरशिप खत्म हो गई। लेकिन उसके बावजूद ईरान ने यह साबित कर दिया कि उसकी ताकत उसकी फौज या लीडरशिप नहीं बल्कि ईरान एक विचार बनकर युद्ध में डटा हुआ है। 6000 साल गहरी सभ्यता का DNA ईरान की नसों में दौड़ रहा है और इसीलिए जब आज इस्फहान दहलता है तो ईरान विचलित नहीं होता, क्योंकि इस्फहान सिर्फ परमाणु केंद्र नहीं, वो ईरान की कला और संस्कृति का वो केंद्र है जिसे आधा जहान कहा जाता है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ट्रंप को बूढ़ा और बकवास कह रहे हैं। दरअसल एक आधुनिक शक्ति के अहंकार पर एक प्राचीन सभ्यता का यह करारा तमाचा है। वो संदेश दे रहे हैं कि हथियार तो खरीदे जा सकते हैं, लेकिन 60 सदियों का अनुभव और संघर्ष नहीं खरीदा जा सकता। We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. महायुद्ध में अब तक का सबसे बड़ा धमाका हो गया। महायुद्ध में अब तक का सबसे विध्वंसक, सबसे घातक, सबसे पावरफुल अटैक हो गया।
ईरान पर 5.5 मिनट में हजारों टन बारूद बरसा। ये धमाके कैसे हुए, किस लोकेशन पर हुए, इसका पूरा चैप्टर खोलें उससे पहले ट्रंप की वो धमकी सुनिए जिसके पेंटागन से रिलीज होने के चंद घंटे बाद ईरान में स्टोन एज का पहला टीजर रिलीज हुआ। Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. दुनिया भी ट्रंप की इस धमकी का मतलब समझ ही रही थी और ईरान का आसमान आग के गोलों से भर गया। धमाके की लोकेशन, टाइमिंग और पोटेंसी क्या था, ये समझिए। जगह ईरान, लोकेशन इस्फहान, वक्त सुबह करीब 5 से 6 बजे। इजराइल का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक। इस्फहान ईरान का तीसरा सबसे बड़ा शहर, वो शहर जो तेहरान का न्यूक्लियर नर्व सेंटर है। इस्फहान वो जगह जहां इजराइल का दावा है कि ईरान दुनिया से चोरी छिपे अपने परमाणु प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। घड़ी की सुइयों ने सुबह जैसे ही 5 बजे के कांटे को छुआ, सिर्फ 5 मिनट घड़ी की सुइयां 5 बार घूमी और इस्फहान की जमीन अंधाधुंध मिसाइलों से दहल गई। यह हमला इतना सटीक और इतना भीषण था कि ईरान का यह शहर बारूदी धुएं के गुबार में गुम हो गया। हमले के बाद कुछ लोगों ने कैमरे में महायुद्ध में हुए महाधमाकों को कैप्चर किया। इजराइल के बैलिस्टिक मिसाइल अटैक के बाद इस्फहान में रुक रुक कर धमाके होते रहे। तस्वीरें देखिए, धड़कते शोरों के बीच लगातार धमाके हो रहे हैं। 5-5 सेकंड के अंतराल के बीच जोरदार धमाके से इस्फहान की धरती थर्राती दिखाई दी। इतने धमाके हुए कि गिनती करना मुश्किल। महायुद्ध में दुनिया ने इससे पहले ऐसी विध्वंसक विस्फोट की तस्वीरें नहीं देखी। महायुद्ध में इस महाप्रहार के बाद इजराइल ने दावा किया कि इस अटैक में ईरान की 150 मिसाइलें तबाह की। हालांकि इससे पहले इजराइल ने एस्टीमेट लगाया था कि ईरान के पास जंग लड़ने के लिए सिर्फ 300 से 400 मिसाइलें बची। ट्रंप की धमकी और धमाकों के बीच सवाल उठे, क्या इस्फहान में ईरान के हथियार डिपो में ये धमाके हो रहे हैं? क्या ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी पूरी तरह से नष्ट हो गई? क्या यह सिर्फ मिसाइलें थी या ईरान के परमाणु सपनों पर किया गया कोई गहरा प्रहार? अमेरिका के नजरिए से यह ईरान को पाषाण युग में भेजने का ट्रेलर है, लेकिन सबसे घातक हमले पर तेहरान खामोश नहीं है। ईरान के जनरलों ने पलटवार सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि शब्दों के तीखे और बारूदी बाण से किया। युद्ध का असली फैसला क्रांति के नेता और ईरान की जनता को ही लेना है। युद्ध बाकी बातों पर ध्यान मत दो, उन्हें नजरअंदाज कर दो, क्योंकि जंग ईरान के सुप्रीम लीडर के हाथों ही खत्म होगी। 250 साल के इतिहास वाला देश हमें 6000 साल पुरानी सभ्यता को खत्म करने की धमकी दे रहा है। अमेरिका होश की दवा खाए। ये सिर्फ ईरान का जवाब भर नहीं था, यह एक प्राचीन सभ्यता का आधुनिक सुपर पावर को खुला चैलेंज था। ट्रंप की पाषाण युग वाली धमकी के बहुत बड़े मायने हैं। इतिहास गवाह कि कैसे इंसान ने पत्थरों को रगड़कर आग पैदा की और इस तरह से सभ्यता की शुरुआत हुई। लेकिन परमाणु युग में पाषाण युग का मतलब विकास नहीं बल्कि संपूर्ण विनाश है। 6000 साल पहले पाषाण युग, जब न मानव सभ्यता विकसित थी, न बिजली थी, न इंटरनेट था। अमेरिका अक्सर कहता रहा है कि अगर ईरान ने सरेंडर नहीं किया, सुपर पावर की बात नहीं मानी, तो उसके पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे, ईरान को अंधेरे में धकेल देंगे। पाषाण युग का नाम लेकर ट्रंप का इशारा उस अंधेरे की तरफ था जहां न बिजली होगी, न तकनीक, न संचार और न ही आधुनिक जीवन का कोई नामो निशान। The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it, and it would be gone, and there's not a thing they could do about it.
ट्रंप की इस धमकी का जवाब देने मुज्तबा का एक और सेनापति कैमरे पर आया, ट्रंप का मखौल उड़ाया, ट्रंप के दावों और धमकियों को अप्रैल फूल से जोड़ा, सुपर पावर के सुपर लीडर को बूढ़ा शेर तक बता दिया गया। चुप रहो बूढ़े इंसान, बकवास करना बंद करो। ईरान ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है। ईरान के हमलों से बूढ़ा शेर खौफ में है। ईरान को कोई नहीं मिटा सकता। ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ईरान अपनी रक्षा करना जानता है। ऐसी धमकियों से हमारा मनोबल कम नहीं होगा, बल्कि जीत के इरादे और बड़े होंगे। महायुद्ध में ट्रंप ने स्टोनेज वाला जो बम शब्दों के जरिए तेहरान पर फोड़ा, वो ईरानी मीडिया की सुर्खियां बन गया। बंद स्टूडियो में डिबेट होने लगी। कहा जाने लगा कि ट्रंप ने पाषाणियों की बात करके अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, जिससे पूरी दुनिया में ट्रंप और उनके बयान मखौल बनकर रह गए। ट्रंप बेतुकी बातें करते हैं, बेतुकी बातों को बार बार दोहराते हैं, जिन्हें दोहराने के चक्कर में ट्रंप इस जंग में बुरी तरह फंसे हुए हैं। ट्रंप का भाषण, जिसे किसी तरह युद्ध के बीच उनका सबसे महत्वपूर्ण भाषण माना जा रहा था, उस भाषण में ट्रंप ने कोई नई बातें नहीं की, पाषाण युग की बात की, जो संभव नहीं है। ऐसा बयान देकर ट्रंप न खुद सिर्फ दुनिया भर में उपहास का पात्र बन गए, बल्कि अमेरिका की साख पर अब दुनिया उंगली उठा रही है। ईरान को ऐसी धमकियों का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ईरान को पाषाण युग में भेजना ट्रंप का सिर्फ एक जुमला भर है, या फिर इस्फहान पर हुई वो अंधाधुंध बमबारी इस बात का सबूत है कि इंसान ने तरक्की तो बहुत कर, लेकिन विनाश के तरीके आज भी उतने ही क्रूर हैं। सवाल बड़ा है, क्या दुनिया वाकई एक नए अंधकार और विनाश की तरफ बढ़ रही है? क्या खाड़ी के आलीशान शहरों दुबई और रियाद ने अपनी बर्बादी का एडवांस बिल भर दिया है? सुनने में ये बात कड़वी लग सकती है, लेकिन मिडिल ईस्ट के इस महायुद्ध में अब एक नया और खतरनाक फ्लिप आया है। सवाल बड़ा है, क्या अब अमेरिकी सैनिक अपनी जान की बाजी रियाद और दुबई के लिए लगाएंगे? और क्या ट्रंप ने इस युद्ध को एक प्राइवेट सिक्योरिटी का बिजनेस बना दिया है? एक तरफ सऊदी अरब और यूएई की ये छिपी हुई ख्वाहिश थी कि अमेरिका ईरान को सबक सिखाए, उसे उलझाए रखे, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप का बिजनेस माइंडसेट है। ट्रंप का सीधा गणित है, हमारी फौज तुम्हारा पैसा। अमेरिका साफ कह चुका है कि इस जंग में उसके लिए खोने को कुछ नहीं बचा, तो फिर ये 3 हफ्ते की डेडलाइन क्यों? क्या अमेरिका अब सिर्फ इसलिए लड़ेगा क्योंकि खाड़ी के मुल्क इस युद्ध का पूरा खर्च यानी वॉर बिल उठाएं? ईरान ने साफ कहा कि अगर खाड़ी के देशों ने अपनी जमीन अमेरिका को दी तो हम खाड़ी का नक्शा बदल देंगे, वजूद मिटा देंगे। ईरान का इशारा सीधा है, अगर अमेरिका ने हमला किया तो पलटवार सिर्फ वॉशिंगटन पर नहीं बल्कि उन कांच की इमारतों पर होगा जो दुबई और रियाद की शान है। यानी पैसा भी खाड़ी का, जमीन भी खाड़ी की और तबाही का मंजर भी उन्हीं के नसीब में। कचहरी में पेशी अब उस चेकबुक वॉर की जिसमें रईस खाड़ी के देश फंसे हुए हैं। कुवैत, बहरीन, यूएई, सऊदी, कतर, ओमान, जॉर्डन, ये वो खाड़ी मुल्क हैं जो ईरान के प्रतिशोध का ताप झेल रहे हैं। ईरान खाड़ी मुल्कों को जंग से दूर रहने की चेतावनी दे रहा था, क्योंकि ईरान के मुताबिक वो अपने साथी मुल्कों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन बात अस्तित्व की लड़ाई की है। इसीलिए ईरान कहता है, अगर साथी मुल्कों की जमीन पर अमेरिकी ठिकाने रहे तो उन्हें टारगेट किया जाता रहेगा। ईरानी सेना यूएई, कतर, सऊदी अरब, बहरीन और इजराइल पर तब तक बमबारी जारी रखेगी जब तक अमेरिकी आत्मसमर्पण नहीं कर देते। सुपर पावर होने का गुमान छोड़कर अपने हथियार ईरान के आगे नहीं डाल देना। ईरान युद्ध में अब अपने सबसे शक्तिशाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें आवाज की गति से भी तेज चलने वाली हाइपरसोनिक और लेजर मिसाइलें शामिल हैं। क्लस्टर बम और गोला बारूद की हमारी सेना के पास कोई कमी नहीं है। अगर अरब देशों से हमले बंद नहीं हुए तो हमले और तेज और ज्यादा घातक होंगे। दुश्मन के हाथ ईरान के मिसाइल सेंटर्स तक कभी नहीं पहुंच सकते। ज़हमत शमा रा कम मिकोनीम। इस धमकी के बाद ईरान ने धमाकों की इंटेंसिटी बढ़ा दी। नए मिसाइल अटैक के साथ दावा किया कि उसने इस बार जॉर्डन में अजराक एयरबेस की तरफ ड्रोन अटैक किया। दावा किया गया कि इस एयरबेस पर अमेरिकी आर्मी मौजूद थी। कहा जाता है कि ये जॉर्डन का सबसे अहम स्ट्रैटेजिक कमांड सेंटर है, जिसके जरिए
अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों और ड्रोन्स को सर्विलांस के बाद हमले का आदेश जारी करता है। लेकिन सवाल ये है, अमेरिका अब ये जंग क्यों लड़ रहा है? क्या यूएस को खाड़ी मुल्क युद्ध का बिल चुकाएंगे? दरअसल जब से ईरान वॉर का स्केल बढ़ा है, इसका दायरा बढ़ा है, तब से अमेरिका ईरान के खिलाफ अग्रेसिव एक्शन ले रहा है। इजराइल के भी दिन रात के हमले जारी, लेकिन इसका जवाब ईरान भला कैसे? क्योंकि इसकी मिसाइलों की रेंज अभी सीधे अमेरिकी जमीन को टारगेट नहीं कर सकती। लिहाजा ईरान खाड़ी मुल्कों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट करता है। ट्रंप कह रहे हैं, खाड़ी मुल्क मिलकर लड़ रहे हैं। And we are going to finish the job, and we're going to finish it very fast. We're getting very close. I want to thank our allies in the Middle East, Israel, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, Kuwait, and Bahrain. They've been great, and we will not let them get hurt or fail in any way, shape, or form. Many Americans have been concerned to see the recent rise in gasoline prices here at home. This short-term increase has been entirely the result of the Iranian regime launching deranged terror attacks against commercial oil tankers in neighboring countries that have nothing to do with the conflict. This is yet more proof that Iran can never be trusted with nuclear weapons. मतलब ट्रंप खाड़ी मुल्कों से कहते हैं कि देख, हम इसलिए हमले कर रहे हैं क्योंकि ईरान एटम बम बना सकता है। इसी पावर को खत्म कर रहे हैं। अगर उसने एटम बम बना लिया तो वो उसका इस्तेमाल जल्द करेगा। यानी दोस्ती के नाम पर बोले कि हम साथ हैं और फिर डर दिखाए। मगर इससे पहले व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहलवा भी दिया कि जंग मुफ्त में नहीं लड़ी जाती। ट्रंप चाहते हैं कि अब एक फॉर्मूला लागू हो, सेना हमारी, पैसा तुम्हारा। यानी जंग हम लड़ेंगे, मगर खर्च तुम्हें उठाना होगा। Who's paying for the cost of this war? Will those Arab countries step up to do just that? Well, I think it's something the president would be quite interested in calling them to do. I won't get ahead of him on that, but certainly it's an idea that I know that he has and something that I think you'll hear more from him on. अब ये बात तो क्लियर है कि ट्रंप के दिमाग में युद्ध की कीमत वसूलने का ब्लूप्रिंट तैयार है। लेकिन सवाल है, खाड़ी मुल्कों का सिस्टम क्या कहता है? क्या वो ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहते हैं? वो कौन है जो ईरान के खिलाफ बारूदी बटन ऑन रखने वाले हैं? और वो कौन है जो ईरान वॉर के पीछे इजराइल का हाथ देखते हैं? दरअसल सऊदी अरब और यूएई इस जंग में अमेरिका के साथ किसी न किसी तरीके से खड़े दिखते हैं। ये मुल्क मानते हैं कि ईरान के फन को कुचलने का यही आखिरी मौका है। उन्हें लगता है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने अब स्ट्राइक नहीं की तो फिर देर हो जाएगी। वहीं कतर और ओमान जैसे देश हैं जो न्यूट्रल। कतर तो यहाँ तक कह चुका है कि इजराइल की वजह से जंग हुई। जॉर्डन भी कह चुका है कि वो युद्ध का मैदान नहीं बनेगा, लेकिन हो सकता है ईरानी हमलों के बाद उसकी पॉलिसी बदल जाए। इसी तरह के हालात बहरीन के हैं, क्योंकि ईरान ने काफी मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। बहरीन क्या चाहता है, युद्ध या शांति? First, we have of course the सबसे पहले ईरान द्वारा कई क्षेत्रीय देशों पर किए गए हमलों का मुद्दा है, जिसमें मेरा देश बहरीन भी शामिल है। हम इसे राष्ट्रीय या क्षेत्रीय मामला नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय मानते हैं, क्योंकि इसकी सुरक्षा और आर्थिक परिणाम हमारे क्षेत्र की सीमाओं से परे है। इसीलिए ईरान का ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार अगर अनसुलझा छोड़ दिया गया तो फिर ये एक सामान्य स्थिति बन जाएगी, जिसे हम दुनिया के दूसरे इलाकों में भी दोहराते हुए देख सकते हैं, और कोई भी ऐसा अपने क्षेत्र में होते हुए नहीं देखना चाहता। Nobody wants to see happen on their region. ट्रंप कहते हैं ताकत से ही शांति आती है, और इसी ताकत की कीमत वो वसूलना चाहते हैं, और ये अमेरिका के लिए कोई नई बात भी नहीं है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 1991 में जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ युद्ध लड़ा तो उस जंग का करीब $54 बिलियन का बिल सऊदी अरब, कुवैत और यूएई ने चुकाया था। इस बार का सिस्टम अलग दिखता है, लेकिन सऊदी अरब खरबों डॉलर लगाकर नियोम सिटी बना रहा है। लंबा युद्ध उसके प्रोजेक्ट को पलीता लगा सकता है। हालांकि युद्ध के माहौल में अमेरिका इन देशों को अरबों डॉलर के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और फाइटर जेट्स बेचता है। ये एक तरह से युद्ध का एडवांस पेमेंट ही है। ईरान कहीं नहीं जा रहा, हम कहीं नहीं जा रहे। आखिरकार हमें एक दूसरे के साथ रहना ही होगा, और ये हमारा पड़ोस है जहां हमारी सभी जनता, ईरान के 9 करोड़ जनता और खाड़ी के दूसरी ओर रहने वाली लाखों जनता आने वाली पीढ़ियों तक रहेगी। इसलिए हम मिलकर रास्ता खोज निकालेंगे। हम सभी पक्षों से बुनियादी ढांचे पर हमला ना करने की अपील करते हैं।
इस इलाके के लोग इस युद्ध का हिस्सा नहीं हैं। इस क्षेत्र के लोग इस युद्ध का निशाना नहीं हैं और ना ही इस क्षेत्र के लोग इस युद्ध को भड़काने वाले हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि खाली देश अब केवल अमेरिका के पाले में नहीं, उनके रिश्ते अब चीन और रूस से भी मजबूत हैं। वो अब ब्लैंक चेक देने के मूड में नहीं दिखते। चीन भी कहता है कि वो लेबनान को गाजा नहीं बनने देगा। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच गोलीबारी ने क्षेत्र के लोगों को युद्ध में झोंक दिया है। इजराइल के लेबनान ग्राउंड ऑपरेशन को बढ़ाने और तथाकथित बफर जोन का विस्तार करने से संघर्ष और बढ़ने का खतरा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को कभी भी गाजा की त्रासदी को दोहराने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। इजराइल को लेबनान से अपनी सेनाएं वापस बुला लेनी चाहिए और लेबनान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि चीन भी इस जंग को काफी करीब से मॉनिटर कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर वो ईरान के साथ भी खड़ा नजर आता है, जिससे लगातार तेल ले रहा है। एनडीटीवी की डेटा फाइट टीम के मुताबिक अमेरिकी हमलों और ट्रंप की धमकी के बावजूद ईरान के मुख्य तेल केंद्र खार्क द्वीप से बड़े टैंकर्स में तेल भरा जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ कि युद्ध के बीच खार्क में टैंकर्स में लोडिंग सामान्य तरीके से हो रही है। युद्ध से पहले जहां 2 टैंकर लोड हो रहे थे, वो संख्या अब 5 हो चुकी है। यानी ईरान अपने साथियों को तेल भेज रहा है और बाकी देश तेल के लिए मीटिंग कर रहे हैं। जैसे ब्रिटेन में हॉर्मुज रूट खुलवाने को लेकर मीटिंग हुई। खाड़ी मुल्क भी बेचैन दिखाई दी, इसलिए कहते हैं हॉर्मुज खुलना चाहिए। शुरूत मा बराए खात्मे जंग कामिलन रोशन। हॉर्मुज स्ट्रेट वास्तव में ईरान और ओमान के आंतरिक जल क्षेत्र में स्थित है, न कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में। इसीलिए यहाँ से आवाजाही के संबंध में ईरान और ओमान के हितों को ध्यान में रखना स्वाभाविक है। वर्तमान में हमारे नजरिए से हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खुला है, लेकिन ये उन देशों के जहाजों के लिए बंद है जो हमारे साथ युद्ध में है, जो कि स्वाभाविक भी है। युद्ध काल में हम अपने शत्रुओं को अपने आंतरिक जल क्षेत्र का उपयोग आवाजाही के लिए करने की इजाजत नहीं दे सकते। खाड़ी मुल्क अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी तेल और गैस वाली सप्लाई की नस ईरान ने दबाई हुई है। अगर जंग नहीं रुकती तो फिर पेट्रो डॉलर का सिस्टम खत्म हो जाएगा। तेल के नाम पर राज करने वाले मुल्क जमीन पर आ जाएंगे। यही वजह है कुछ युद्ध का बिल भरने को भी तैयार दिखते हैं, मगर चाहते हैं कि रूट जल्दी खुले ताकि उनकी इकोनॉमी की सांसें चलती रहे। क्या व्लादिमीर पुतिन ने बिना एक भी मिसाइल दागे दुनिया की बिसात पलट दी है? सुनने में किसी जासूसी उपन्यास जैसा लग सकता है आपको, लेकिन गौर से देखिए, मिडिल ईस्ट जल रहा है। अमेरिका और इजराइल ईरान की चक्रव्यूह में उलझे हैं और मॉस्को में बैठा एक शख्स शांति से अपनी जीत की स्क्रिप्ट लिख रहा है। आज पूरी दुनिया ये पूछ रही है, क्या पुतिन इस महायुद्ध के असली बेनिफिशियरी हैं? सच तो यह है कि यूक्रेन के मैदानों में जो जंग शुरू हुई थी, उसका फैसला अब वॉशिंगटन और तेहरान की गलियों में हो रहा है। पुतिन को सबसे बड़ा इनडायरेक्ट फायदा यह हुआ कि अमेरिका का पूरा ध्यान और उसके अरबों डॉलर के हथियार अब यूरोप से हटकर मिडिल ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो गए। जब तक अमेरिका ईरान के साथ उलझा रहेगा, पुतिन के लिए यूक्रेन का रास्ता साफ होता जाएगा। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। आज यूरोप के माथे पर पसीना है, क्योंकि ट्रंप ने एक ऐसा बम फोड़ा है जिसे स्टोन एज से भी खतरनाक माना जा रहा है। अगर अमेरिका नाटो से हाथ खींच लेता है तो यूरोप रातों रात एक लाचार डिफेंस ग्रिड बनकर रह जाएगा। बिना अमेरिकी छतरी के यूरोप का सैन्य सुरक्षा कवच किसी कागज की दीवार जैसा है। पुतिन को ठीक यही माइनस अमेरिका वाला यूरोप चाहिए था, जिसे ट्रंप ने शायद एक थाली में परोसकर पेश कर दिया है। ये पुतिन की साइलेंट विक्ट्री है या फिर अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल? देखिए कैसे मिडिल ईस्ट की आग ने पुतिन के लिए यूरोप का दरवाजा खोल दिया है। क्या बिना गोली चलाए पुतिन महायुद्ध जीत गए? क्या ट्रंप एक थाली में यूरोप को सजाकर पुतिन को सौंपाए? क्या महायुद्ध और ट्रंप की जिद में यूरोप हार गया?
दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर डोनाल्ड ट्रंप की जुबान से निकले इन शब्दों ने नाटो मुल्कों की दोस्ती वाली दीवार में दरार की कील गाड़ दी। महायुद्ध में फंसे ट्रंप ने जैसे ही नाटो मुल्कों को अपनी सुरक्षा का बिल खुद भरने की वार्निंग दी, यूरोप में खलबली मच गई। नाटो से अदावत का एक चैप्टर यह भी है कि अमेरिका अब यूरोप से अपने वेपन बेस को शिफ्ट करने की तैयारी में है, जिसके सिग्नल खुद ट्रंप दे चुके हैं। United States imports almost no oil through the Hormuz Strait and won't be taking any in the future. We don't need it. We haven't needed it and we don't need it. We've beaten and completely decimated Iran. They are decimated, both militarily and economically and in every other way. And the countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. We will be helpful, but they should take the lead in protecting the oil that they so desperately depend on. ट्रंप के जिद पर नाटो मुल्क लगातार मीटिंग कर रहे हैं। इटली से लेकर ब्रिटेन तक अब सेल्फ डिफेंस की बातें हो रही हैं। पुतिन को ठीक यही चाहिए था, एक बिखरा हुआ यूरोप जो अपनी सैन्य शक्ति के लिए अमेरिका का मोहताज न रहे, क्योंकि अमेरिका के बिना यूरोप की सैन्य ताकत रूस के सामने वैसी ही है जैसे बिना ढाल के कोई योद्धा। युद्ध को लेकर इलाके में स्थिति हमारे लिए साझा चिंता का विषय है। हम आशा करते हैं कि इस संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस विषय पर बात की थी। मैं दोहराता हूं कि हमारी ओर से हम स्थिति को सामान्य और स्थिर स्थिति में बहाल करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने के लिए तैयार है। महायुद्ध में सबसे बड़ी चोट यूरोप की नसों पर लगी। उसकी एनर्जी ग्रिड आज लाचार है। अमेरिका की शह पर यूरोप ने रूस से दुश्मनी मोल ली तो लगा था कि अमेरिका ढाल बनेगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि अब यूरोप की दुश्मनी अमेरिका से भी बढ़ती दिख रही है। Is the single most effective military alliance the world has ever seen, and it has kept us safe for many decades, and we are fully committed to NATO. Secondly, that whatever the pressure on me and others, whatever the noise, I'm going to act in the British national interest in all the decisions that I make, and that's why I've been absolutely clear that this is not our war, and we're not going to get dragged into it. But I'm equally clear that when it comes to defence and security and our economic future, we have to have closer ties with Europe. जब ट्रंप यूरोप से वेपन बेस हटाने की बात करते हैं, तो वो अनजाने में पुतिन के उस बफर जोन के सपने को पूरा कर रहे होते हैं, जिसके लिए रूस ने यूक्रेन में जंग छेड़ी थी। पुतिन के लिए ये किसी जैकपॉट से कम नहीं है, क्योंकि यूरोप आज ऊर्जा के लिए रूस की तरफ देख रहा है और सुरक्षा के लिए अपने ही सहयोगियों से लड़ रहा है। ईरान में जो कुछ हो रहा है उससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की तरफ से तेल और गैस की आवाजाही पर सीधा असर पड़ रहा है। कई सरकार इस बार तेल गैस के दाम बढ़ने पर विचार कर रही हैं। ऐसे हालात में रूस पूरी दुनिया के लिए नए समाधान दे सकता है। हमारे साझेदारों के लिए रूसी लॉजिस्टिक्स मार्ग आर्थिक रूप से और ग्लोबल ट्रांसपोर्ट में विविधता लाने के लिहाज से फायदेमंद साबित हो सकते हैं। उधर ट्रंप नाटो को जो धमकियां दे रहे हैं, दुनिया पूछ रही है, क्या दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान अकेले एक हस्ताक्षर से नाटो जैसे 77 साल पुराने गठबंधन को खत्म कर सकता है? क्या अमेरिकी संविधान ट्रंप को इसकी इजाजत देता है? अमेरिका में पहले ये मुमकिन था, लेकिन आज की हकीकत बदल चुकी है। 2024 में नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट आया। इसके तहत कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नेटो से बाहर नहीं निकल सकता। Been saying for years that if we ever did need them, they won't be there. Not all of them, but they won't be there. I was very surprised with the United Kingdom, because the United Kingdom, 2 weeks ago, I said, why don't you send some ships over? And he really didn't want to do it. I said, you don't want to do it. We've been with you. You're our oldest ally. And we spend a lot of money on, NATO and all of these things to protect you. I mean, we're protecting them. NATO. नियम बिल्कुल साफ है। अगर राष्ट्रपति नाटो को छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें 2 रास्तों में से एक को चुनना होगा। सीनेट के 2/3 सदस्यों का समर्थन हासिल करना होगा, जो मौजूदा राजनीतिक माहौल में लगभग असंभव दिखता है। अमेरिकी कांग्रेस, सीनेट और हाउस दोनों से एक विशेष कानून पारित करवाना होगा। कानून की दीवार ऊंची है, लेकिन ट्रंप जैसे खिलाड़ी के लिए दीवारें अक्सर रास्ता बदलने का बहाना होती हैं। बिना आधिकारिक तौर पर बाहर निकले भी अगर अमेरिका नाटो की सैन्य मदद रोक दे
या उसके सुरक्षा गारंटी यानी आर्टिकल 5 से हाथ खींच ले तो नाटो का अस्तित्व खुद ब खुद खतरे में पड़ जाएगा। तो सवाल अब कानून का नहीं बल्कि साख का है। क्या अमेरिका अपनी 77 साल पुरानी कसम तोड़ेगा जिसका पुतिन को दशकों से इंतजार था? डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान संघर्ष महज 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो सकता है, लेकिन इस दावे में एक बड़ा पेच है। वॉशिंगटन शायद दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को दोबारा खुलवाने की गारंटी न दे पाए। दुनिया का 20 से 25% कच्चा तेल इसी संकरे रास्ते से गुजरता है और फिलहाल ये समुद्री रास्ता बारूदी सुरंगों और सैन्य घेराबंदी की चपेट में है। लेकिन सवाल यह है कि जंग अब खत्म भी हो गई तो भी क्या हॉर्मूज स्ट्रेट पर तेल टैंकर्स की आवाजाही पहले की तरह संभव हो पाएगी? दरअसल एक्सपर्ट्स ने ये चेतावनी दी कि युद्ध रुकने के बाद भी शिपमेंट को दोबारा शुरू करने में हफ्तों का समय लगेगा। जमा हुए तेल को लोड करना, टैंकर्स को फिर से तैनात करना और तबाह हो चुके बुनियादी ढांचे की मरम्मत करना, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। कुछ फैसिलिटीज को ठीक करने में महीनों या फिर साल भर का समय भी लग सकता है। शिपिंग की कॉस्ट देखिए, आसमान छू रही है। वेरी लार्ज क्रूड कैरियर यानी बड़े टैंकर्स की दरें $4 लाख प्रतिदिन से ऊपर निकल गई हैं और कुछ सौदे तो $7 लाख तक पहुंच रहे हैं। अगर जहाज लौट भी आते हैं तो भरोसे को लौटने में तो वक्त लगेगा। इसीलिए कहा यह भी जा रहा है कि बीमा करने वाले व्यापारी और शिपिंग कंपनीज सुरक्षित रास्ते के पुख्ता सबूतों का इंतजार जरूर करेंगे। युद्ध के खात्मे के फौरन बाद भी कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, लेकिन खतरा यही खत्म नहीं होता। एक नया मोर्चा खुल रहा है। यमन के हूती विद्रोही बॉब अल मंडेब जल डमरू मध्य में दूसरा मोर्चा खोल सकते हैं। ये एक डबल नाकेबंदी होगी और इसका मतलब अगर युद्ध चलता रहा तो फिर तेल वाली रिकवरी का सिस्टम भी डिले होता रहेगा। अगर जंग जारी रही और हॉर्मूज हफ्ते भर बंद रहा तो फिर रिकवरी में 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है। इसी तरह हॉर्मूज 13 हफ्ते और फिर 26 हफ्ते बंद रहा तो रिकवरी कम से कम 4 महीने तक डिले हो जाएगी, जो दुनिया को एक नए ग्लोबल ऑयल शॉक की तरफ धकेल सकता है। This is a testing time for our nation. The war in the Middle East has caused the biggest increase in petrol and diesel prices in history. Australia is not an active participant in this war. We did express support for the original objectives, preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon and degrading its capacity to endanger its neighbours. Despite its indiscriminate attacks across the region, Iran's air force is degraded, its navy is degraded, its military industrial base is degraded, and so too is its capacity to launch missiles. That is a good thing. And now those objectives have been realised, it is not clear what more needs to be achieved. युद्ध सुनने में तो शब्द भर है, लेकिन अपने भीतर ये विनाश की वो दास्तान समेटे हैं जिसे इतिहास कभी माफ नहीं करता। ये आग का वो दरिया है जहां बारूद की गर्मी में अनगिनत सपने और देशों का भविष्य दोनों जलकर खाक हो जाते हैं। जंग की विभीषिका के जख्म कितने गहरे होते हैं ये आज बेरूत की गलियों को देखकर समझ आता है। तेल अवीव के जख्म भी गहरे हैं। हमारे जांबाज रिपोर्टर जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो वहां सिर्फ मलबे के ढेर और तबाही के निशान मिले। लेबनान का वो दक्षिणी हिस्सा जो कभी जैतून के बागों के लिए जाना जाता था, आज इजरायली मिसाइल्स की मार से और हिजबुल्लाह के पलटवार से दहल रहा है। लेबनान की 25% आबादी घर बार छोड़ चुकी है। इजराइल में भी ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके घरौंदे बमों की मार से चकनाचूर हो गए हैं। आज वो दर बदर हैं। हालात कितने नाजुक हैं, जख्म कितने गहरे हैं। रणभूमि से आई ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। महाजंग के नए मोर्चे। लेबनान में भयंकर जंग छिड़ी है। धरती फाड़ मिसाइलें गिर रही हैं, रॉकेट अटैक हो रहे हैं। मार्च में शुरू हुई ये भीषण जंग अप्रैल में एंटर करती है। ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से वापसी का रास्ता धुंधला पड़ता जा रहा है। एक तरफ हिजबुल्लाह के रॉकेट हैं तो दूसरी तरफ इजराइल का वो सुरक्षा घेरा यानी बफर जोन बनाने का प्लान जो लेबनान की संप्रभुता को तार तार कर रहा है। दक्षिण लेबनान चले आइए तो जंग की विभीषिका कलेजा कपा देगी। साउथ लेबनान में तबाही का मंजर हर जगह दिखाई दे रहा है। फ्यूल स्टेशन
ट्रैफिक चलने का जैसे वो लाइफ लाइन है, लेकिन जब उसी को उड़ाया जाए तो लाइफ लाइन ही ख़त्म होती है। तो ये देख लीजिए इस फ्यूल स्टेशन की क्या हालत कर दी गई है। इस पे पिछले हफ्ते एक मिसाइल दागे गए। ये देख लीजिए, ये स्टोरेज टैंक है इस फ्यूल स्टेशन की। ये देखिए क्या हालत है इस फ्यूल स्टेशन की। ये सिर्फ मिलिट्री टारगेट नहीं होते हैं कि आप हिजबुल्लाह से लड़े, यहाँ जो कुछ भी उनको लगे कि कोई चीज़ उसको ख़त्म कर देते हैं। ये देख लीजिए, ये है फ्यूल स्टेशन की हालत। ये तबाही का मंजर हर जगह देखने को मिलता है, हर जगह। और हमें बताया गया कि जब इस पे हमला किया गया तो 1 घंटा पहले यहाँ के लोगों को वार्निंग दी गई कि आप यहाँ से निकल जाओ, और उसके बाद ये बॉम्बिंग शुरू हुई। चलिए इसी के साथ आज कचहरी में इतना ही, लेकिन खबरें आगे जारी रहेंगी। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।